नमस्कार दोस्तों। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जब भी कुछ सोचती है, जब भी कुछ करती है, वो अलग तरीके से ही करती है और हमेशा ये जोड़ी अपने टारगेट पर फिक्स रहती है। एक अपना टारगेट पूरा किया, अगले लक्ष्य की ओर काम करना शुरू कर दिया और इसी पॉलिसी के तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अब अगले साल होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। अगले साल के जो विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, इन सब राज्यों में, तो इन सब राज्यों में सत्ता पाने के लिए बीजेपी के चांसेस सबसे ज़्यादा फेयर हैं। लगभग सभी राज्यों में बीजेपी की सत्ता है अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए तो। और बीजेपी के लिए 2022 का जो साल है वो इतना महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है कि 2024 में जो आम चुनाव होगा, कहा यह जा रहा है कि उसकी नींव भी 2022 में ही तय कर ली जाएगी। और अब कोरोना काल में जो हालात इस समय चल रहे हैं और जिस तरीके से मीडिया और तमाम विपक्ष कोरोना काल के दौरान की अव्यवस्थाओं और लगातार हो रही मौतों, इन सब चीज़ों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहा है, इससे मोदी सरकार की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। और जब भी मोदी सरकार को अपनी चिंताओं का और अपने वास्तविक हालात का, धरातल का जायज़ा लेना होता है, तो उसके पास आरएसएस के साथ मीटिंग करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। आरएसएस कोरोना के मुद्दे पर उतना आक्रामक नहीं रहा है। आरएसएस ने ये समझा है कि जो देश के हालात हैं वो इतने विकट हैं कि इस स्थिति में कोई भी सरकार, कोई भी नेतृत्व होता तो हालात ऐसे ही रहते, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा के लिए भारत ही क्या, कोई भी देश तैयार खुद को नहीं मान रहा है इस समय। और हालात तो विकट हैं ही, इसमें कोई शक नहीं। मरने वालों का जो आंकड़ा है हिंदुस्तान में वो 3 लाख के पार हो चुका है। ये फिगर इतनी पार पहुंच रही है और रोज़ाना लगभग 4000 के आसपास लोग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही मर जा रहे हैं। इसमें पिछले लगभग 1 महीने में मीडिया ने जिस तरीके से फोकस उत्तर प्रदेश पर किया है और उत्तर प्रदेश में होने वाली मौतों पर किया है, उसने ख़ासतौर से बीजेपी और आरएसएस को चिंताओं में डाला है। रविवार की शाम को, आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो अगर बात कर रहा हूँ 24 मई को, तो 23 मई की शाम को एक मीटिंग आयोजित की गई और उस मीटिंग में आरएसएस और बीजेपी के टॉप लीडर्स शामिल हुए। जैसी कि जानकारी मिल रही है, इसमें बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के जो संगठन के प्रमुख हैं सुनील बंसल, ये लोग शामिल हुए और संघ की तरफ से दत्तात्रेय होसबोले शामिल हुए, जो बड़े नेता हैं संघ के। इन सब के बीच में मीटिंग हुई और इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, हालांकि आरएसएस की और बीजेपी की टॉप लेवल की जब भी मीटिंग्स होती हैं उनका एजेंडा कभी पता नहीं होता किसी को, और उस मीटिंग में किन मुद्दों पर विचार किया गया या उस मीटिंग का आउटकम क्या रहा, ये मीटिंग क्यों हुई थी, इसके बारे में कोई प्रेस को ब्रीफिंग भी कभी होती नहीं है। ये मीटिंग एकदम ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं और ये एकदम ऐसी जेन्युइन मीटिंग्स होती हैं जिनमें सही मायनों में जो पार्टी की चिंताएं हैं उन पर विचार किया जाता है। सुनील बंसल का इस मीटिंग में भाग लेना ये दर्शाता है कि इस मीटिंग का फोकस उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश के चुनाव, संगठन, उपचुनाव, जितनी भी गतिविधियां पिछले 2-3 साल में हो रही हैं उसमें बहुत अहम रोल रहता है सुनील बंसल का। उत्तर प्रदेश की जो स्वतंत्र देव सिंह वाली कार्यकारिणी का ऐलान हुआ था, अध्यक्ष बने थे जब वो, तो उसके बाद सारा जितना भी संगठन में जितने भी लोगों की नियुक्तियां हुई थी सारी की सारी सुनील बंसल के हिसाब से हुई। उपचुनाव के दौरान जिन्हें टिकट दिए गए उसमें भी स्वतंत्र देव सिंह को सारी सलाह सुनील बंसल की तरफ से दी गई। लोग तो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी को आज की तारीख में टिकट लेना है बीजेपी से तो उसके लिए सुनील बंसल को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और सुनील बंसल बताता है कि बिल्कुल चुप रहते हैं, शांत रहते हैं और सारी स्थिति का चिंतन मनन करते रहते हैं और अपनी रिपोर्ट अपने स्तर पर बनाकर हाईकमान को सौंपते हैं। इस मीटिंग में जितने भी लोग शामिल थे, हो सकता है कि वो किसी भी मुद्दे पर बात की गई हो,
लेकिन चूंकि सुनील बंसल की मौजूदगी इस मीटिंग में थी, तो इसलिए अंदाज ये लगाया जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। और चूंकि लगभग 7-8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजना तय है। अगले साल के पहले छमाही में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाने हैं और 300 से ज़्यादा विधायक हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के। 2017 में 300 से ज़्यादा सीटें लेकर आई थी बीजेपी यहाँ पर। तो इसलिए बीजेपी के लिए अगले साल जितने भी राज्यों में चुनाव होने हैं, सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। देखिए, राज्यसभा में 30 सीटों की कमी है पूर्ण बहुमत के लिए बीजेपी के पास। अभी 93 हैं और 123 के करीब की उन्हें ज़रूरत होती है। तो इस लिहाज से बीजेपी ये चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार की सफलता को दोहराया जाए, 300 प्लस सीटें लाई जाए, तभी जाकर अगले साल जो 11 सीटों पर राज्यसभा की सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तभी जाकर उन्हें उस पर सफलता मिल सकेगी। और उत्तर प्रदेश में जीतने के बाद बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लेती है, तो फिर मुझे लगता है कि अगले साल ही सदन में, संसद के दोनों सदनों में बीजेपी अपना बहुमत अपने दम पर, एनडीए का नहीं, केवल बीजेपी अपने दम पर ही बहुमत करने में कामयाब हो जाएगी। तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश को लेकर चिंताएं पार्टी की बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस मीटिंग के बारे में किसी ने नहीं बताया। मैंने कुछ बीजेपी के नेताओं को फ़ोन घुमाए, उन्होंने इस बात की पुष्टि जरूर की कि हाँ, एक मीटिंग हुई है जिसमें सुनील बंसल शामिल थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सुनील बंसल से भाई पूछना एक सिरदर्दी का काम है और सुनील बंसल ये कभी नहीं बताते हैं कि किस तरीके से पार्टी अगले कुछ समय में प्रदेश में फंक्शनिंग करने जा रही है। उनसे ये उगलवाना किसी भी मीडिया कर्मी के लिए बहुत कठिन काम है कि इस मीटिंग में क्या हुआ, और ना ही शायद उनसे किसी ने ये सवाल पूछा है। कुछ वेबसाइट्स ने इस तरह की खबरें चलाई हैं जो अटकलों पर आधारित हैं। उन खबरों को बड़ा बनाने के लिए उनमें ये लिख दिया गया है कि मीडिया में जो लाशों वाले चित्र आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की है व्यवस्थाओं के, और जैसे कि कुछ मीडिया का एक सेक्शन है जो हमेशा इस आपदा के संकट में किसी भी तरह के मौके पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, इन सब को पिंच करने से बाज नहीं आता है, वो अलग तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है। जैसे कि बरखा दत्ता एक वेबसाइट चलाती हैं और पहले एनडीटीवी की पत्रकार रही हैं, आजकल उन्होंने तो पूरा कैंपेन उत्तर प्रदेश का ही चलाया हुआ है कि गंगा किनारे जो है किस तरीके से लाशें बहाई जा रही हैं, किस तरह से लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उन्हें दफनाया जा रहा है। उन्होंने तो पूरी सीरीज़ ही चलाई हुई है और मुझे लगता है कि उनकी सीरीज़ इसलिए भी उन्होंने चलाई हुई है क्योंकि उन्हें पता है कि अगले साल यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, और अगर वो उत्तर प्रदेश के मुद्दों को फोकस नहीं करेंगी तो उन्हें माइलेज नहीं मिलेगा। और उनका टारगेट ये रहेगा कि अपनी वेबसाइट को, अपने चैनल को, जो उनका यूट्यूब चैनल है, उसको वो लोकप्रिय कराने के लिए निश्चित रूप से अपना एक अलग एजेंडा लेकर चल रही हैं। मैं उनका नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि वो बहुत बड़ी पत्रकार हैं, बड़ी पत्रकार रही हैं और बहुत ही अलग तरह की ओपिनियन अपनी रखती रही हैं। लेकिन इस समय तो उन्होंने सिर्फ इसी पर फोकस किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएँ क्या हैं। हालांकि यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि जब पिछले साल महाराष्ट्र के हालात ख़राब थे तो वो महाराष्ट्र भी गई थी जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। इसलिए उन पर सिर्फ अकेले ये आरोप लगा देना कि वो बीजेपी के अगेंस्ट एजेंडा लेकर चल रही हैं, ये एक थोड़ी सी ज़्यादा अतिरेक वाली बात हो जाएगी। लेकिन ये बात तो सही है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पर इस समय ज़्यादा फोकस किया हुआ है। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी बड़ी तस्वीरें छप रही हैं, जो गंगा के किनारे लाशें दबाई गई हैं और दिखाई दे रही हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स उनके छापे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों से लेकर बीजेपी को ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनके लिए एक मुसीबत हो सकती है। ये कोरोना काल हो सकता है कि जनता के बीच में मैसेज गलत जाए और जनता अपना कुछ और निर्णय ले। लेकिन बताया जाता है कि इस मीटिंग में सुनील बंसल ने इस बात से बिल्कुल आश्वस्त कर दिया है हाईकमान को कि नहीं, इस कोरोना काल का इतना प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की विकल्पहीनता। उत्तर प्रदेश में लोगों के पास बीजेपी के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं फ़िलहाल की हालात में। अब अगर अगले साल चुनाव के समय सारा विपक्ष एक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से बिखरा हुआ है और नेतृत्व विहीन है, मैदान में उतरकर कोई काम नहीं कर रहा है,
केवल अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी ये सब अपने दफ्तरों में बैठे बैठे सोशल मीडिया के हिसाब से ट्वीट कर रहे हैं और कोई कुछ ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी को उतनी चिंताएं करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता संघ की और इस बैठक में क्या हुआ, इसको लेकर अटकलें लगाना मीडिया का अपना काम है। देखिए, हमेशा से ही एक मीडिया का एक ट्रेंड रहा है, एक मीडिया का एक खास सेक्शन है जो हमेशा से इस बात को प्रचारित करता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो वो नरेंद्र मोदी की चॉइस नहीं थे। ठीक तरह से इसी तरीके से जो मीडिया नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट रहता है वो अक्सर इस तरह की भी खबरें चलाता है कि चूंकि अडवाणी, सुषमा स्वराज, ये जो मुरली मनोहर जोशी जो पुराने दिग्गज हैं, इन लोगों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने नज़रअंदाज किया था, तो इस वजह से बीजेपी में एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो इस जोड़ी से नाराज़ रहता है और उस सेक्शन को लीड करते हैं नितिन गडकरी। अक्सर मैं देखता हूं कि इस तरह की खबरें तमाम जो टीवी डिबेट्स होती हैं उनमें यूट्यूब चैनल्स पर मैं देख रहा हूं कि अब डिबेट्स जो होने लगी हैं, चैनलों की नकल पर पत्रकार ऑनलाइन बात करने लगे हैं आमने सामने स्काइप के माध्यम से। तो उसमें भी अक्सर मैंने लोगों को ये चर्चाएं करता देखी है कि पार्टी के अंदर भयंकर असंतोष है और आरएसएस ये चाहता है कि नितिन गडकरी को नरेंद्र मोदी का विकल्प के रूप में आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि पिछले दिनों चर्चा आई थी, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह नितिन गडकरी को सौंप दिया जाना चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इसी तरीके से अक्सर मीडिया का भी एक सेक्शन है जो ये बताने लगता है कि बीजेपी के अंदर असंतोष है और योगी का विकल्प तराश रही है पार्टी, और इसके अलावा अगले 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी में इस पर भी मंथन चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के अलावा कौन फोकस हो सकते हैं पीएम पद के लिए। उसमें नितिन गडकरी का सबसे नाम आगे चला दिया जाता है और इसके अलावा नितिन गडकरी को नरेंद्र मोदी का विकल्प के रूप में स्टैब्लिश करने के लिए मीडिया में कुछ खबरें भी चलाई जाती हैं। जैसे पिछले साल इकोनॉमिक्स टाइम्स ने 2018-19 के आसपास की बात है, लोकसभा चुनाव से पहले की एक सर्वे कराया था कि केंद्र के जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके डिपार्टमेंट्स के काम के आधार पर उन्हें रैंक किया गया था और नंबर 1 रैंकिंग दी गई थी नितिन गडकरी को। मीडिया के एक सेक्शन ने ये प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिश की थी कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकते हैं 2019 के चुनाव के लिए, लेकिन बीजेपी ये जानती है कि ऐसा संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी या तो रिटायरमेंट हो जाए और या फिर खुद ये कह दें कि मैं प्रत्याशी नहीं बनने वाला हूँ, चुनाव आगे से नहीं लड़ूंगा, तब तो नरेंद्र मोदी का विकल्प कोई तलाश सकती है पार्टी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नितिन गडकरी का नाम आगे बढ़ाया जाना पार्टी के लिए कोई फ़ायदेमंद सौदा है, और ये पार्टी भी जानती है और आरएसएस भी जानती है। आरएसएस के जो लॉबी है उसमें नितिन गडकरी का नाम इसलिए ज़ोर शोर से चलता है क्योंकि वो नागपुर को रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में और नागपुर आरएसएस का मुख्यालय है। तो ये समझा जाता है कि शायद आरएसएस में उनकी घुसपैठ बढ़िया है। घुसपैठ बढ़िया होगी, लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी दोनों जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का विकल्प अभी उनके पास नहीं है और 2024 के लिए भी नहीं है, जब तक नरेंद्र मोदी खुद ही इनकार न कर दे। तो मीडिया का सेक्शन अक्सर समय समय पर इस तरह की मुहिम चलाया करता है और मैं मीडिया तमाम वेबसाइट्स पर ऐसी खबरें देखता हूं जिनमें ये बताया जाता है कि जैसे कि इस समय कोरोना काल में जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकारें हों कि प्रदेश की सरकारें हों, सारी उसमें सारे निर्णय पीएमओ ही ले रहा है। इसलिए जितनी भी तारीफ़ होनी है या आलोचना हो रही है वो पीएमओ की ही हो रही है। तो इन सब मुद्दों को लेकर मीडिया का सेक्शन जो इस तरह की अटकलें लगाता है कि शायद योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाए जाने की चर्चा हो रही है, इस तरह की बातें आने लगती हैं, ये सब एक पार्टी के अंदर आग लगाने वाली साजिशें हैं और इनका धरातल पर कोई आधार नहीं है। हकीकत बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प 2022 के लिए मुझे नज़र नहीं आ रहा है और केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प 2024 के लिए नज़र नहीं आ रहा है। तो अब आरएसएस की मीटिंग में क्या हुआ ये तो अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी ने अब पूरा फोकस अपना शुरू कर दिया है 2022 के चुनाव के लिए और इसके अलावा 2022 में होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए।
इन पर हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे। राज्यसभा चुनावों के जो अगले साल होंगे उन पर मैंने एक सीरीज शुरू की है। एक एपिसोड उसका जारी हो चुका है, दूसरा एपिसोड जारी होने वाला है। आप लोग अपना फोकस बनाए रखिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सिर्फ इस तरह की जो अपडेट्स हैं जिनमें गहराई है और थोड़ी सी जिनमें गंभीरता है, वो सिर्फ मेरे चैनल पर ही मिलेगी। मैं कभी डिबेट्स में यकीन नहीं करता हूँ। दूसरे पत्रकारों के साथ बैठकर 40-50 मिनट तक बहस करने में मेरा यकीन नहीं है। और मेरा तो केवल एक ही टारगेट है कि जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें एनरिच किया जाए, उनकी जानकारी को बढ़ाया जाए, और कोई भी अगर मैं स्टोरी लेकर आऊँ तो उसमें तथ्यों के आधार पर आपको बताऊँ। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझसे अगर लाइव जुड़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि अब रोजाना रात को 10:30 बजे हम अपना एक कार्यक्रम चलाते हैं, आज रात का शो, जिसमें हम दिन भर की खास खबरों पर चर्चाएं करते हैं। उसमें आप सब लोग मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को आप जरूर देखें, इससे जुड़ने का जरूर प्रयास करें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button.